आदाब नाजरीन, सलाम नजीबाबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब। इस्लामिक बुक यानी कि कुरान करीम कहता है अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को उस ऊपर वाले ने वो तमाम चीज़ें सिखाई हैं जिसका कि उसे इल्म नहीं था। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी एक बात में कहा था कि इस दुनिया के अंदर जब ऊपर वाले ने सबसे पहले इंसान को उतारा तो पहले उसको एजुकेटेड बनाया, फिर इस दुनिया की उसकी खिलाफत उसको दी। आज हमारे यहाँ एक जो मेहमान मौजूद हैं, आज हमारे यहाँ जो बच्चियाँ मौजूद हैं, आज हम उनसे आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये तालीम का माहौल जो लेडीज़ यानी बच्चों के अंदर जो तालीम का माहौल है सिर्फ आज से नहीं है। अगर मैं कहूँ तो इस्लामिक लिटरेचर, अगर मैं जाऊँ तारीख़ इस्लाम में, तो बहुत सारी सहाबियाँ ऐसी हैं जो कि अपने वक्त की साइंटिस्ट थीं, अपने वक्त की डॉक्टर्स थीं और ना मालूम किस किस लाइन के अंदर अपने आप में महारत हासिल रखती थीं। आज हमने उन दो बच्चियों को बुलाया जिन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं, शहर नजीबाबाद का नहीं, बल्कि उसने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान में अपने शहर नजीबाबाद का ज़िले का नाम रोशन किया है। मैं सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ कराने जा रहा हूँ ज़ोया अख्तर, जो कि मेरे पास में ही बैठी हुई हैं। दूसरी हैं मिसबाह अनम सैफ़ी। ये दो वो बच्चियाँ हैं जिन्होंने नीट के अंदर बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दी है। मिसबाह अनम सैफ़ी ने 673 यानी कि 673 मार्क्स हासिल किए हैं, जबकि ज़ोया अख्तर ने 640 नंबर हासिल किए हैं। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में ये दोनों मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले ज़ोया अख्तर से कहूँगा कि वो अपना इंट्रो कराएं। अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ ज़ोया अख्तर, डॉटर ऑफ मिस्टर सलीम अख्तर एंड मिसेस ज़ैनब अख्तर। मैं मोहल्ला ज़ाब्तागंज नजीबाबाद की रहने वाली हूँ। मैंने क्लास 10th और 12th सेंट मैरीज़ स्कूल से किया है और फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ड्रॉप ईयर में नीट क्लियर किया है। थैंक यू। दूसरी तरफ बैठी हुई हैं मिसबाह अनम सैफ़ी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरा नाम मिसबाह अनम है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आबिद रशीद सैफ़ी है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस हीना है और मैंने 10th क्लास सेंट मैरी स्कूल नजियाबाद से करी है और 12th क्लास मूलचंद एकेडमी से करी है और अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट क्वालिफ़ाई करा है 673 मार्क्स से। बहुत अच्छा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बच्चियां फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने नीट क्वालिफाई किया। ये हमारे लिए और बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ज़ोया, मैं आपसे सबसे पहले आपसे सवाल करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपकी प्लानिंग कब से थी कि मुझे इस लाइन में आना है? मैंने 10th के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो 11th और 12th में मैंने अपनी प्रिपरेशन की, फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप ईयर में भी अपनी पूरी प्रिपरेशन की। ऑनलाइन मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन करके रोज़ 6 आवर्स 8 आवर्स की क्लासेस अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन की है। वेरी गुड। मिसबाह, आपसे मेरा ये सवाल ये है कि आपने कौन सी क्लास में आपने अपना मन बना लिया था कि मुझे MBBS ही करना है? मैंने 6th क्लास में ही मन बना लिया था। दरअसल मेरे जो दादाजी हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब, उनका ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने तभी से ही सोच लिया और मेरा भी अपना पर्सनल मन था कि बन जाती हूँ और तभी से मैंने एम बना लिया था डॉक्टर बनने का। फिर 11th-12th में मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी LN से और फिर अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफ़ाई कर लिया नीट। क्या कोई टाइम टेबल ऐसा आपने सेट किया था कि मुझे 24 घंटे में इतने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है? जी, मैं 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करती थी, फिर 6 आवर्स की क्लासेस वगैरह रहती थी। गुड। ज़ोया, आपने कब से अपना मन बना रखा था कि मुझे MBBS करना है और किस क्लास से आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? जी, मैंने 10th के बाद ही ये डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे फादर का ये सपना रहा था और मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर बहुत खुश होते, तो मेरे पेरेंट्स में ही मेरी खुशी मैंने हमेशा ढूंढी है। फिर उसके बाद मैंने 12th क्लास से ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर ड्रॉप ईयर में भी कोचिंग की है मैंने। ऐसी मेरी प्रिपरेशन रही है। क्या आपने कोई ऐसी प्लानिंग की थी कि मुझे स्कूल के अलावा मुझे इतने घंटे सेल्फ स्टडी इस चीज़ के लिए मुझे करनी है? मेरा कोई सेट ऐसे आवर्स नहीं थे। मैं
जब भी मेरी क्लासेस ऑफ हो जाती थी, थोड़ा सा ब्रेक लेके नमाज़ पढ़ के फिर बस मैं पढ़ती रहती थी। मुझे टाइम का नहीं पता चलता था जब भी मैं पढ़ाई करती थी। तो ऐसे कोई सेट टाइम टेबल नहीं था, बस जब मन किया पढ़ लिया, ऐसे ही था। आप एक बहुत ही मॉडर्न स्कूल से बिलोंग करती हैं, आपने शायद सेंट मैरी से ही 10th-12th किया है। जी। हैं? और उसके बाद भी आपके बारे में जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा नॉलेज हासिल की है कि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीरियस हैं मजहबी मामलात में। एक कट्टर होना होता है, एक सीरियस होना होता है। आप कट्टर नहीं हैं, सीरियस हैं। क्या कहना चाहती हैं? जी, मुझे एक्चुअली दीन की भी तालीम बचपन से ही दी गई है, तो मुझे दीन में भी बहुत दिलचस्पी है। मैं अपने मज़हब के बारे में नई-नई चीज़ें सीखती रहती हूँ और दीनी किताबें पढ़ती रहती हूँ। अब मैं कुरान शरीफ का भी तर्जुमा पढ़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मेरा हिजाब के ऊपर ये है कि हर लड़की को हिजाब ओढ़ना चाहिए। हिजाब जो होती है वो एक मुस्लिम विमेन की पहचान होती है, जो कि अल्लाह ताला ने एक ऑर्डर दिया है कि आपको पहनना ही है। इसमें आपकी दखल-अंदाज़ी ही नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं और अल्लाह ताला को फ़ॉलो करती हैं, तो आपको अल्लाह ताला का हर ऑर्डर फ़ॉलो करना चाहिए, यही मेरा मानना है। यही आपका जो मजहबी एक पहलू है वो यही है जी, कि जो आपको मज़हब ने आपको एजुकेशन दी है, जो उसके सिद्धांत है उसके ऊपर ही चलना चाहिए। जी। मिसबाह, आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि आपकी नज़र में एक सेल्फ़ स्टडी जो रोल है मोबाइल से, कुछ लोग सेल्फ़ स्टडी मोबाइल से भी करते हैं, कुछ बुक से करते हैं। आपके नज़दीक इन दोनों में किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि सेल्फ़ स्टडी जो होती है मोबाइल से करें या बुक से करें? मोबाइल से तो कभी सेल्फ स्टडी होती ही नहीं है, वो तो लेक्चर्स वगैरह देखते हैं। तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी वो है कि आप बैठे हैं, आपका कहीं भी ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ़ आपका पूरा कंसंट्रेशन आपने जो पढ़ रहे हैं उस पे है, आपकी किताबों की तरफ है। आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए, लिख के ही पढ़ाई होती है, क्योंकि ऐसे बोल बोल के कुछ नहीं होता। आपको लिख लिख के पढ़ना है और पूरा कंसंट्रेशन लगाइए, चाहे कम पढ़िए लेकिन कंसंट्रेशन के नहीं, साथ पढ़िए। मोबाइल का रोल ज़्यादा है या बुक्स का रोल ज़्यादा है? मेरे में तो बुक्स का रोल ज़्यादा है। बुक्स का रोल ज़्यादा है। चलिए ज़ोया, इसी से मोबाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे मैं करूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो रात दिन इंस्टा पे लगे रहते हैं, एफबी पे लगे रहते हैं और बहुत सारी साइट ऐसी चल रही जगह रहते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में आप क्या क्या कहना चाहती हैं कि वो स्टडी करें, किस तरीके से करें, कैसे इसको मोबाइल को छोड़ें? देखिए, अगर हमें कुछ भी करना होता है, तो हमें अपनी आदतें बदलनी हैं सबसे पहले। तो जो भी बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी आदतें चेंज करनी होंगी, क्योंकि ये आदतें उन्हें कहीं नहीं ले जा पाएँगी। ये एक लेज़ीनेस का सिम्पटम होता है, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहना, गेमिंग करना और सारी साइट्स पर चलाते रहना। सबसे पहले आपको अपना वो गोल डिसाइड करना पड़ेगा और फिर उसे फुल्ली परस्यू करना पड़ेगा, अपना जी जान लगाना पड़ेगा उसी चीज़ में। अब आप चाहे इंटरनेट का यूज़ करें नहीं करें, लेकिन आपको अपने ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये सब आपको डिलीट कर देने चाहिए हाथों हाथ। मैं यही कहूँगी कि अगर आपका डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है या डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से भी हैं, तो वो आपको आपके रास्ते में रुकावट बने रहेंगे। तो उन्हें सबसे पहले हटा दीजिए, फिर उसके बाद आपका रास्ता क्लियर है और बस अपनी सीधी रास्ते पर चलते रहिए, आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। अच्छा, ये ज़ोया, मैं जानना चाहूँगा कि अभी ये जब से कोरोना चला था, जब से ये एक नया फैशन कहूँगा, इस समय ये चला था कि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो बच्चों के आई साइट पे भी इफेक्ट हो रहा था कि लोग बच्चे पढ़ रहे हैं और आँखों से पानी आ रहा है। और जब से अभी कुछ ही सालों से ये ट्रेंड चला है कि मोबाइल से स्टडी करनी है। क्या आपके नज़दीक भी मोबाइल, जो मैंने अभी मिसबा से सवाल किया था, आपके नज़दीक बुक्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है या मोबाइल से स्टडी करने की? मेरे नज़दीक बुक्स और मोबाइल दोनों की ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैंने बताया मैंने ऑनलाइन कोचिंग जॉइन की थी, तो मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होती थी। तो दिन के 6 से 8 घंटे मेरे लैपटॉप पे बैठे ही गुजरते थे और फिर उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और लेक्चर के नोट्स बनाना, वो सब मेरा एक तरह से लैपटॉप से, मोबाइल से, इसी से जुड़ा हुआ था। फिर जो बाकी का टाइम बचता था, उसमें मैं सेल्फ़ स्टडी करती थी और अपने नोट्स को, जो मेरी बुक्स हैं और अपने नोट्स बनाए हुए हैं हैंड रिटन, मैं उन्हीं से करती थी और बार-बार लिख-लिख के करती थी, ताकि वो मेरे दिमाग में स्टोर हो जाए। ठीक। मिसबा, कहा जाता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर जो तीनों में कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ़ है? बताइए। मुझे तो पर्सनली केमिस्ट्री टफ़ लगता था। केमिस्ट्री ज़्यादा टफ़ हाँ, लगा। क्योंकि उसमें लोगों और बच्चों का मानना है कि फिज़िक्स ज़्यादा
मेरी फ़िज़िक्स पापा की वजह से बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाई है, तो मुझे बचपन से ही फ़िज़िक्स काफ़ी पसंद रही है। तो इसलिए मेरी तो फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग थी, बट केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज़ करना रहता है आपको, तो उस वजह से मुझे वो थोड़ा टफ़ लगता था। और बायो तो किसी भी डॉक्टर को टफ़ लग ही नहीं सकता। चलिए एमबीबीएस तो इंशाल्लाह पूरा हो ही जाएगा, उसके बाद पीजी में क्या प्लानिंग है? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट मेरा न्यूरो की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझाव है, तो उसमें देखूँगी मैं आगे। चलिए बस बहुत अच्छा। ज़ोया, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वक्त जो हैं तैयारी कर रहे हैं नीट की, और वो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो 2-2 3-3 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, पर उनको अभी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनको अभी नंबर नहीं आ पा रहा है। आप अपने उनके साथ क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं? अगर आप 2-3 साल से अब मेहनत कर रहे हैं और सच वाली मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानती कि आपका हो नहीं सकता। ज़रूर कोई ना कोई एक लूप होल होगा, कोई ना कोई वीकनेस रह गई होगी आपकी, तो आप उसे आइडेंटिफ़ाई कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, तो इंशाल्लाह आपका बहुत जल्द हो जाएगा। ये एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है मैं मानती हूँ, बट अब पेपर काफ़ी ईज़ी आने लगा है, तो आप अपने टीचर्स को पूरा फॉलो कीजिए, टीचर्स आपको गाइड करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। मिसबा से मैं जानना चाहूँगा कि बड़ा अजीब सा एक क्वेश्चन है ये, कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग के लिए चले जाते हैं 10th करने के बाद, और वो 11th-12th जो है वो नॉन अटेंडिंग करते हैं। क्या ये सही है? नहीं। अपनी जगह ये ठीक है, अगर आप कोचिंग भी कर सकते हैं और स्कूल भी एक साथ में देख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। बाकी मैंने तो ऑनलाइन करी थी, और अगर मैनेज नहीं हो पाता है, मैं जानती हूँ, क्योंकि कोचिंग अलग से ऑफ़लाइन अटेंड करना बहुत ज़्यादा एक हेडेक की बात है। ऊपर से स्कूल्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बनाने रहते हैं, और असाइनमेंट्स पूरे करने रहते हैं, और नोट्स वगैरह सब, और लेक्चर्स भी 75% अटेंडेंस होती है। तो उस वजह से काफ़ी टफ़ पड़ जाए, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप ऑफ़लाइन कोचिंग में जा सकते हैं। आज की ये वीडियो मैं समझता हूँ शायद हज़ारों लोग देखेंगे आपके, कल जब ये आ जाएगी आपके पास यूट्यूब पर डाउनलोड हो जाएगी। आप एक मैसेज क्या देना चाहती हैं उन बच्चों को जो इस चीज़ की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? किस तरीके से वो करें? जो आपने किया हो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, स्टार्ट मैंने 11th से किया था, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी 11th में। मुझे लगता था क्या है ये नीट, हो जाएगा। तो इसे कभी इतना बड़ा डील मत समझिए कि नीट है, बहुत सारे बच्चे बैठ रहे हैं, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी कॉम्पिटिशन 2-3 लाख के बीच ही होता है, जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो कम ही होते हैं। तो पहले तो आप अपना एक प्लान बनाइए कि डेली आपको जब भी टाइम मिल रहा है, किस तरह से आपको स्कूल मैनेज करना है, और अपनी सेल्फ़ स्टडी सबसे ज़्यादा करनी रहती है इसमें। आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, पेरेंट्स को तो लग ही रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ़ स्टडी ही नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। 6 घंटे सेल्फ़ स्टडी मस्ट है। अपना पूरा प्लान बनाइए, जो भी आपका प्लान है, सुबह से शाम जैसे भी आपको, और अपनी नींद प्रॉपर लीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद मस्ट है। पूरा प्लान बनाइए, उसे फॉलो कीजिए जितना आप कर सकते हैं। फालतू जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, आई नो बहुत सारे होते हैं, कुछ क्लोज़ रिलेशन में भी होते हैं, लाइक वेडिंग वगैरह, तो उनमें जाने से मतलब, जो क्लोज़ वाले हैं उनमें तो जाएँ बेशक, लेकिन जो ऐसे थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं आपके लिए, उन्हें अवॉइड कीजिए, और फ्रेंडशिप में बिल्कुल ना रहिए। आप बस 2 साल के लिए सैक्रिफ़ाइस कीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो पूरा दिन ही पड़ा रहता है, तो उन्हें तो पूरे दिन ही अपना पढ़ना रहता है, और नमाज़ें भी आपको साथ-साथ पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला को ना भूलिए आप इन सब चीज़ों में, क्योंकि आफ्टर ऑल वही हैं जो आपको सक्सेस दिलवाएँगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना एक पूरा प्लान बनाइए। बिल्कुल, यही अल्फ़ाज़, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं ज़ोया। अभी आपने सेंट मेरी शायद टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट का, और मैं इस वक्त आप 640 नंबर लेकर एक बहुत बड़े मुकाम पर हैं। आप अपने एक्सपीरियंस उन लोगों से, जैसे कि अभी मिसबा ने शेयर किया, क्या शेयर करना चाहती हैं? मैं मिसबा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें अपना पूरा टाइम टेबल बनाना चाहिए और सीरियसली
परस्यू करना चाहिए अपनी स्टडीज़ को। साथ ही साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे मैं बहुत फोकस करना चाहूँगी कि यही 2 मेन पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है कि आपको डिसिप्लिन्ड होके हर रोज़ आपको वही रूटीन फॉलो करनी है, रोज़ क्लासेस लेनी है, रोज़ स्टडी करनी है, रोज़ रिवाइज़ करना है और टेस्ट भी देने हैं, कोई टेस्ट नहीं स्किप होना चाहिए आपका। और एक पूरा शीट बना के रखिए कि आपके कब कौन से एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप एनालाइज़ करें अपने टेस्ट को, अपनी गलतियों को, और फिर कंसिस्टेंसी से इसी चीज़ पे लगे रहें, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि कहा यह जाता है कि जो बच्चा सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ाई में लग जाता है, स्टडी में लग जाता है, तो वो टाइम सबसे बेस्ट होता है स्टडी का। क्या क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी का अपना अलग अलग टाइम होता है। कुछ बच्चे रात को अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन में अच्छा पढ़ते हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका मेन फोकस किस टाइम रहता है। तो जब आप अपना आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अपना पर्सनलाइज प्लान बनाएं और ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस अपना पूरा डे पढ़ने में ही निकालना है, क्योंकि तभी कुछ हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से सेम क्वेश्चन है, पहले आप मुझे उसका जवाब दें। आज जिस मुकाम पर आप हैं, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं, आपने बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? अल्लाह ताला के शुक्र से मैं अपना इसका श्रेय सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उनका कॉन्स्टेंटली सपोर्ट रहा है मेरे हर एस्पेक्ट में, मुझे इमोशनली सपोर्ट किया और मटेरियली एवरीथिंग, सब चीज़ों का सपोर्ट मेरे पेरेंट्स से आया है। फिर मैं अपनी टीचर्स का भी, जो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, वहाँ के टीचर्स से मुझे बहुत लगाव हो गया था, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही परस्यू करना बेहतर समझा था। तो मेरे जो टीचर्स थे उनकी भी गाइडेंस में रह के मैंने अपना पूरा फॉलो किया सब कुछ। तो मैं अपना श्रेय टीचर्स को भी देना चाहूँगी। बाकी मेरी फैमिली का सपोर्ट था जिससे मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं हुआ। और जी मिसबा, आप भी थोड़ा सा बताइए कि ये आज जिस मुकाम पर आप हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? मैं पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, फिर मैं अपने पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा बचपन से लेकर अब तक, और मुझे मटेरियल्स प्रोवाइड करे, मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट करा। जब भी मैं लो फील करा करती थी तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करा करती थी, वो मुझे मोटिवेट किया करते थे, मुझसे कहते थे कि तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, और अपने आप को ऐसा समझो कि तुमसे ज़्यादा समझदार कोई है नहीं, और अपने आप को बिल्कुल, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर रखा करो। अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यही सोच लिया कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप तो ऐसे ही हार गए बिना कुछ ट्राई किए। और फिर मैं टीचर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरी पूरी जर्नी के दौरान। वो मेरे जो भी डाउट्स आते थे वो सब क्लियर करते थे, और काफ़ी अच्छा अटैचमेंट भी रहता था मेरा टीचर्स से। तो बस। नाज़रीन, ये वो 2 बच्चियां हैं जिन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप या अपने स्कूल का नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे शहर नजीबाबाद का, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। क्यों ना मैं इनके पेरेंट्स से आपकी मुलाकात ज़रूर कराना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मिसबाह अनम सैफ़ी के फ़ादर यहाँ पर मौजूद हैं, आबिद रशीद साहब। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ और आ जाइएगा। नाज़रीन, ये मिसबाह अनम सैफ़ी के फ़ादर हैं आबिद रशीद साहब, एक बहुत मशहूर शख्सियत नजीबाबाद में। अब्दुल रशीद साहब गुज़रे हैं, उनके बेटे हैं, और आदि उनकी पोती इस मुकाम पर है। कैसा महसूस कर रहे हैं आबिद भाई, आज बेटी को अल्लाह ने ये मुकाम हासिल कराया है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सलाम नजियाबाद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज उन्होंने स्टूडियो में हमें बुलाकर इज़्ज़त बख्शी और मेरी बेटी को यहाँ पर बुलाया। और मैं डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी बेटी ने आज जो यहाँ पर ये मुकाम हासिल किया है, ये तमाम नजियाबाद के लोगों की दुआओं का असर है कि उसने पहले ही अटैम्प्ट में जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। पहले तो उसने 98% जो इंटरमीडिएट में नंबर हासिल किए और पूरे ज़िले में जो टॉप किया, उसका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का।
और उसके बाद में जो एकदम से इतनी बड़ी कामयाबी जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि एक ये तो उम्मीद थी कि इंशाल्लाह वो नीट क्वालिफाई करेगी, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होगी नजियाबाद में इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कराई और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो एक कामयाब डॉक्टर बनकर नजियाबाद के लोगों का खिदमत करे और नजियाबाद का नाम रोशन करे। इस फ्यूचर प्लानिंग क्या है बच्चे को लेकर? अभी तो MBBS इंशाल्लाह हो ही जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। फ्यूचर प्लानिंग तो डॉक्टर साहब यही है कि सबसे पहले तो वो एक MBBS करे और उसके बाद जो उसकी ख्वाहिश है आगे आकर वो अगर MD करना चाहे या मास्टर डिग्री जिस चीज़ में भी लेना चाहे वो मास्टर डिग्री ले और उसके बाद में जो भी उसकी तमन्ना है, अगर वो सिविल सर्विसेज में जाने की तमन्ना है उसकी या इसी लाइन में आगे बढ़कर कौम की खिदमत करने की तमन्ना है, वैसे मैंने बच्चों को यही जज्बा सिखाया है, यही ट्रेनिंग दी है कि बेटा हमेशा खिदमत का जज्बा रखना अपने दिल में, कभी भी इस तरफ पैसे की तरफ मत भागना, हमेशा खिदमत का जज्बा रखना। तो बस मेरी यही दुआ है, यही तमन्ना है कि वो आगे बढ़े और नजियाबाद के लोगों का और अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करे। थैंक यू। साथियों, मैं आपको मुलाकात कराने जा रहा हूँ ज़ोया अख्तर के फादर जनाब सलीम अख्तर साहब, जो नजीबाबाद ज़ाब्तागंज के रहने वाले हैं। उनकी बच्ची ने अभी जो मैं बैठी हुई है ज़ोया अख्तर सेंट मेरी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, और उन्होंने अभी उनके आज जो मेरे पास लिस्ट है उसके मुताबिक 640 मार्क्स उनके यानी कि 640 नीट के अंदर आए हैं। सलीम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सलाम नजीबाबाद की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब। पहले तो आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक कि आपने इतना शॉर्ट पीरियड में इस चैनल को बहुत बड़ा मकाम हासिल हुआ माशाल्लाह से, और पूरा शहर नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप फोकस करते हो, हर परेशानी को शॉर्ट करते हो। कैसा महसूस हो रहा है आज बच्ची इस मुकाम पर है, क्या महसूस हो रहा है ये बताइए। जितनी खुशी मुझे हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे अजीज़ जैसे आप ही हैं, मेरे रिलेशंस में, मेरे ख़ानदान में सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से बच्ची आज यहाँ पहुँची है, तो बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं वो लोग। रोज़ मेरी बात भी हो रही है, बोला सलीम भाई हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं, कल को बच्ची माशाल्लाह एक डॉक्टर बन के कम्प्लीट होकर आएगी तो हम जाकर कहेंगे हमारी बेटी, हमारी भतीजी इस मुकाम पर पहुँची है। बोला हमें बहुत गर्व महसूस होएगा। बड़े खुश हैं सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। नाज़रीन, ये एक पूरी फैमिली बैठी हुई है, उधर आबिद रशीद साहब हैं और इधर सलीम अख्तर साहब हैं। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने नजीबाबाद का नाम रोशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया है। हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा, यानी कि पूरे शहर का सर फ़ख्र से ऊंचा किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज काबिल दाद तहसीन की ये दोनों बच्चियां मुस्तहिक हैं, और आज इन लोगों से आपकी मुलाकात कराने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि हमारी उन बच्चियों में जो बच्चियां अभी इस मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं लेकिन उनके हाथों के अंदर रात दिन मोबाइल हैं, गेम हैं और दूसरी साइड से करनी लगी हुई है मोबाइल में, वो मोबाइल छोड़ें और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस तालीम के अंदर इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है और दौलत भी है और मुकाम भी है। सारी चीज़ें से हासिल करेंगे इंशाल्लाह। फिर किसी अच्छी और पर्सनालिटी के साथ आपको फिर हम मुलाकात कराएंगे। ये सलाम नजीबाबाद का एक बहुत अच्छी सोच थी कि हम यहाँ पर उन बच्चों को बुलाएं और आपसे उन लोगों को तारुफ कराएं। सलाम नजीबाबाद की जानिब से हम बहुत कुछ तो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हम सलाम नजीबाबाद की जानिब से अपना एक मोमेंट हो इन दोनों बच्चों को ज़रूर देना चाहेंगे, ताकि कम से कम ये याद रहे कि सलाम नजीबाबाद में हम लोग आए थे और इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई थी। आ जाओ। एक काम करो आफ्ताब भाई, ठीक है, बैठ। ज़ोया अख्तर बेटा, ठीक है, आप भी आ जाइए। चलिए आप भी आ जाइए, खड़े होके ले लीजिए फैमिली के साथ, है ना।
सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।